हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं कुमार सर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये मॉडल सेट है और जैक बोर्ड की तरफ से ये फर्स्ट मॉडल सेट दिया गया है। और आपको पता है कि बाकी के सब्जेक्ट के मॉडल सेट का आंसर की जैक की तरफ से दिया गया था, बट केमिस्ट्री के मॉडल सेट का आंसर की जैक की तरफ से नहीं दिया गया है। तो केमिस्ट्री के मॉडल सेट का जो आंसर की नहीं दिया गया है वो अभी हम लोग सारे क्वेश्चन को इसके सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और कल के वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा आंसर आपको लिखकर बताएंगे। कैसे लिखना है वो सारा टेक्निक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखो, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो टाइमिंग दिया गया है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका टाइमिंग तो 1.30 आवर्स, डेट मीन्स कि आपको 1.5 घंटे दिया हुआ है। बट एक्चुअल में इसका जो क्वेश्चन है वो 1.5 घंटे का है नहीं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है इसमें, और एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ लेंगे अच्छे से, और आप इसके बारे में अच्छे से ऑलरेडी जानते हैं। अब सारे जनरल इंट्रोडक्शंस को हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मोनोएटमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज। ठीक है, तो मोनोएटमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस एक क्यूबिक सेल का बात कर रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है वो देखो कुछ इस तरह का होता है। जैसे ये एक यूनिट सेल हमारा हो गया, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर में एटम होता है, और कॉर्नर में एटम होने के साथ साथ बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका जेड का जो वैल्यू है वो सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं कि जेड इक्वल टू ये कॉर्नर वाला जो एटम होता है वो 1/8 होता है। ठीक है, क्योंकि ये मोनो, यहाँ पर बोल दिया है आपको मोनो एटमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस। ठीक है, तो मोनोएटमिक, ये एक क्यूब के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये 1/8 होता है। ये आप जानते हैं, पढ़े होंगे, क्योंकि अब तक तो हर जगह आपका सॉलिड स्टेट तो कब का कंप्लीट हो गया होगा, ये फर्स्ट चैप्टर ही होता है। ठीक है, तो ये आपका कॉर्नर टोटल 8 होता है, तो 1/8 × 8 और प्लस बॉडी के सेंटर में एक, ओनली 1, इसको जेड का वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो सिंपली ये 2 होगा। हम लोग सिर्फ डायरेक्ट हम आंसर की टिक नहीं करेंगे बच्चों, पहले आपको बता दें, हम आंसर की टिक करने के साथ साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन इज। ठीक है, देखो सिर्फ क्यूबिक क्लोज पैक, तो जो सिर्फ क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं, सिर्फ क्यूबिक क्लोज पैकिंग का बात किया गया है। तो बच्चों ओनली जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है, मतलब CCP इज इक्वल टू एक्चुअली FCC। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड में जो टोटल जो एरिया ऑक्यूपाई किया जाता है, वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई होता है, डेट इज 74%। ठीक है, अगर यही पूछता कि कितना वॉइड्स बच जाता है, कितना गैप बच जाता है, तो हम लोग 74% से माइनस कर देते हैं। ये एक्चुअल में एक टॉपिक है बच्चों, पैकिंग इफिशियंसी। आप सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे पैकिंग इफिशियंसी, तो ये पैकिंग इफिशियंसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि द मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग सिंपली जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी रख सकते हैं आप, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो गिवन मास इसका कितना है, तो गिवन मास है 40, बाय मोलर मास NaOH का कैलकुलेट करोगे तो ये जो NaOH है, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये 23 + 16 + 1, ये आएगा आपका 40। ठीक है, तो 40 ग्राम गिवन मास भी है, ओह सॉरी नीचे हम गलती से 80 लिख दिए, तो 40 ग्राम गिवन मास भी है और 40 ग्राम मोलर मास भी है। ठीक है, और इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 2, तो बाबू ये 40 तो कट गया, तो 1/2, डैट मीन्स कि 1/2 का मतलब क्या हो गया आपका, तो 1/2 का मतलब हो गया सर 0.5। तो ये जो 0.5 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A इसका, ये करेक्ट है। क्लियर है। इसके बाद फिर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि EMF ऑफ सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल
तो हम लोग इसमें तो बाबू सिंपली फार्मूला यूज कर देंगे। आपको पता होगा कि इनोट सेल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, ठीक है, हम ये साइड में जो कैलकुलेशन किए हैं इसको हम हटा देते हैं ताकि हम यहाँ पे दोबारा दूसरा कुछ कैलकुलेट कर पाएँ। आपको नोट करना होगा तो पॉज करके नोट कर लेना। तो देखो ईएमएफ कैलकुलेट करने का एक सीधा सा फार्मूला होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। अब बात है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान में रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कॉपर ऊपर आता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो कैरेक्टर है ऊपर की ओर बढ़ता है, रिड्यूसिंग एजेंट नीचे की ओर बढ़ता है। तो कॉपर उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, तो उस अकॉर्डिंग हम कैथोड कॉपर को कंसीडर करेंगे और एनोड कंसीडर करेंगे हम निकेल को। तो कैथोड का हमारा हो गया 0.34 माइनस, और एनोड का हमारा दिया हुआ है -0.25। आप इसको सम कर लेंगे, ये 0.59, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.59, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है डेट इज करेक्ट। इसके बाद बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैटलिस्ट यूज इन हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। हैबर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो कैटलिस्ट यूज इन हैबर प्रोसेस, देखो हैबर प्रोसेस में दो कैटलिस्ट यूज होता है, आयरन और साथ में मॉलिब्डेनम, आयरन एंड मॉलिब्डेनम, ये ध्यान में रखना। और हैबर्स प्रोसेस बोलते किसको हैं? तो हैबर्स प्रोसेस का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। N2 और 3H2 को मिलाकर के NH3 बनाते हैं, वो हैबर प्रोसेस होता है। ये इजी क्वेश्चन है। इसके बाद मेटलर्जी से क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। तो इसमें आयरन का ओर तुम्हारा हो गया हेमेटाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, Fe2O3 हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3, इसको हेमेटाइट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। तो बच्चों हम लोग इसको क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं। रोल ऑफ कैटलिस्ट टू चेंज एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू होता है, अगर पहले से एक्टिवेशन एनर्जी इतना है तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जो है, वो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जिसको ये बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट का काम होता है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा क्लियर कर दें। हाँ, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैरिटी जो वॉल्यूम से रिलेटेड है वो डिपेंड करेगा, जो मास से रिलेटेड है वो इंडिपेंडेंट होगा। इसमें सब वॉल्यूम से रिलेटेड है, ये भी वॉल्यूम से रिलेटेड है, ये भी वॉल्यूम से रिलेटेड है, और फॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन। देखो सिंपल सी बात है, मोलर कंडक्टिविटी जब डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। डाइल्यूशन इंक्रीज करने का क्या मतलब होता है? तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब होता है सॉल्वेंट को बढ़ाना। तो जब आप सॉल्वेंट को इंक्रीज करेंगे ना, तो देखो सिंपल सा केस है, सॉल्वेंट को इंक्रीज करेंगे तो आयंस को मूव करने का मौका ज़्यादा मिलेगा, और जब आयन को मूव करने का मौका ज़्यादा मिलेगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये सिंपल सा केस है बच्चों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। देखो कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 का बात कर रहा, हम N2O5 का एक छोटा सा तुमको स्ट्रक्चर बता दें, एक मिनट। देखो N2O5 के बारे में बात हो रहा, ये N2O5, ये N2O5 होता है, ठीक है। इसमें से ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड भी कोऑर्डिनेट है। इसमें 3 बॉन्ड कोवलेंट है। कौन सा? ये वाला जो दोनों बॉन्ड है ये कोवलेंट है, और ये वाला जो दोनों बॉन्ड है ये कोवलेंट है। क्लियर है ना? तो एक N2O5 में जो टोटल कोवलेंट बॉन्ड हो गया ये वो 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन के पास ये देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और 3 कोवलेंट बॉन्ड है। ये वाला कोवलेंट है, ये दोनों कोवलेंट है, एक कोऑर्डिनेट है। तो टोटल जो कोवैलेंसी हो गया बच्चों, वो टोटल कितना हो गया? तो कोवैलेंसी टोटल इसका हो गया 4। समझ गया बात को? ये क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। देखो कलर्ड कंपाउंड इसमें से Mn2+ बनाता है, Sc2+ नहीं बनाएगा। Zn2+ के पास तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ट्रांजिशन होगा ही नहीं, तो ये तो कभी नहीं बनाएगा। और Ti4+ भी नहीं बनाता है, इवन Ti3+ बनाता है, ध्यान में रखना है, बस Ti4+ नहीं बनाता है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन। देखो M2+ आयन, तो Z का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 27। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ सोल्व करते हैं। तो Z का वैल्यू आपको दिया हुआ 27, मतलब ये बात किसका हो रहा? कोबाल्ट का, एटॉमिक नंबर 27, और ऊपर से 2+।
तो भाई कोबाल्ट का 2+, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ठीक है। लेकिन 2+ है तो 2+ है तो ये 4s2 जो है, एक मिनट, ये जो 4s2 है ये 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो 4s2 का जब 2 इलेक्ट्रॉन गया तो बच क्या गया आपके पास 3d7। तो भाई 3d7 का बात हो रहा, मतलब डी में टोटल 5 बॉक्स होता है, 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें तुमको इलेक्ट्रॉन भरना है 7, 1 2 3 4 5 6 7। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, तो सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया 3। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो फार्मूला होता है ये कैलकुलेट करने का, वो कैलकुलेट करने का फार्मूला आपका क्या होता है, इसका कैलकुलेट करने का फार्मूला सिंपल होता है। इसके कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2, ठीक है। थोड़ा गलत जगह पे हम लिख दिए इसको, रुको थोड़ा सही जगह पे लिखते हैं, जहाँ खाली जगह यहीं लिख देते हैं ना। तो जो फार्मूला होता है बाबू, वो फार्मूला होता है रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2, और बी एम बोर मैग्नेट्रॉन इसका यूनिट होता है। तो रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2, तो 3 इंटू 3 प्लस 2, तो भाई 3 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 3 प्लस 2 हो गया 5, 5 3 जा 5 3 सॉरी यहाँ इंटू होगा, तो 5 3 जा हो गया तुम्हारा, एक मिनट, तो 5 3 जा हो गया 15, तो रूट 15। अब रूट 15 का वैल्यू निकाल के तुम देख लेना, ऐसे रूट 15 का जब वैल्यू निकालोगे तो ये 3.87 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 3.87। इसके बाद बात हो रहा कि आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच पी एग्जिस्ट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन सब में तुम फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो। हालांकि हम इसमें ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहे हैं देख कर ही बिल्कुल, क्योंकि जब आप H3PO3 का निकालेंगे तो देखो हाइड्रोजन का +3 प्लस फॉस्फोरस का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको x मान लो, और 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और सॉरी 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका H3PO4 लिए, ओहो वहाँ PO4 है और यहाँ हम PO3 का बना रहे हैं, तो PO4, तो भाई H3PO4, तो 4 ऑक्सीजन का हो गया -8, तो x - 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आ गया +5। समझ रहे हो बात को। तो x हम किसको कंसीडर करके चले हैं, P को। यही प्रोसेस ही होता है कैलकुलेट करने का ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप चाहें तो बाकी सब में भी फॉस्फोरस का निकाल के देख सकते हैं, हमको कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारा इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। देखो एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर का बात किया जा रहा है तो रोस्टिंग हो जाएगा, और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ एयर का बात किया जाता तो कैल्सिनेशन हो जाता। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटलर्जी का, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद का जो, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म चिलेट। चिलेट का मतलब क्या होता है, जो एक ही लिगेंड हो और 2 जगह से वो बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी रखे और साइक्लिक बना दे। ये तुम्हारा सीधा सा ऑप्शन ऑक्जेलेट होगा। ऑक्जेलेट आयन का शेप जानते हो कैसा होता है ना, ऑक्जेलेट आयन ऐसे C, और ये तुम्हारा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ऐसे। ये तो एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देगा। इसको हम लोग चिलेट बोलते हैं। अगर नहीं पता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़िए, यूट्यूब पर मेरा लेक्चर भी अवेलेबल होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ हेलाइड आयन इन PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2Br Cl। हेलाइड आयन का बात हो रहा, देखो हेलोजन तो यहाँ बहुत है, ठीक है, यहाँ पर हेलोजन तो बहुत है, ठीक है। जैसे सर, जैसे तो सिंपल सी बात है कि हेलोजन आपको इतना दिया हुआ है कि Cl2Br Cl, ओवरऑल हेलोजन काउंट करोगे तो 2 1 3 1 4 है, 2 यहाँ 3 1 4, लेकिन Cl निगेटिव का बात हो रहा, तो जब निगेटिव का बात हो रहा तो उसमें मात्र 1 होगा, क्योंकि आयन का बात हो रहा तो सिर्फ और सिर्फ Cl-। समझ गया बात को। तो जब इसको ब्रेक करेंगे ना बाबू, तो ब्रेक करने के बाद ये बनाएगा आपका PT एक्वस सॉल्यूशन का बात करें ब्रेक करने का, NH3 का होल थ्राइस Cl2Br, ये पूरा पर आ जाएगा प्लस और Cl पर आ जाएगा माइनस। तो मात्र इसमें एक हैलोजन आयन मौजूद है, हेलाइड आयन मौजूद है। ये देखो C2H5 CH3Br और 2Na, भाई उर्ज रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, ध्यान में रखना, बोलोगे तो करके दिखा देंगे। इसमें क्या बनेगा, देखो ये CH3Br और ये CH3Br, इसको 2 सोडियम के साथ जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो 2NaBr रिलीज हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3 बन जाएगा।
इसका वीडियो लेक्चर मेरा यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि क्या बनेगा इसमें। क्वेश्चन तो सामने नजर आ रहा है आपको। तो देखो सिंपल है, एल्कोहलिक केओएच का बात हो रहा है बाबू, एल्कोहलिक केओएच का बात हो रहा तो यहाँ बीटा एलिमिनेशन होगा। मतलब कुछ इस तरह से ध्यान में रखना, CH2 और ये तुम्हारा CH2 और Br प्लस ये साथ में एल्कोहलिक केओएच का बात हो रहा। यहाँ से तुम्हारा HBr रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और HBr रिलीज होने के कारण ये जो बन जाएगा वो एल्कीन बन जाएगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। अगर यहाँ एल्कोहलिक केओएच के जगह बता दे रहे हैं आपको कि अगर एल्कोहलिक केओएच के जगह एक्वस केओएच होता तो ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा बन जाता क्या, ये B नंबर वाला बन जाता। बट ध्यान में रखना एक्वस नहीं है, अल्कोहलिक है, ठीक है। इसके बाद बात हो रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का, C2H5OH को हम हीट करवाने वाले हैं। तो C2H5OH को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट कराएंगे तो भाई सीधा सा बात है, यहाँ भी बीटा एलिमिनेशन का केस हमारा आएगा। ये ऐसे समझ लो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। यहाँ से OH वाटर रिलीज हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। सिंपली ये भी आपका एल्कीन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है कि ये CH3 CHO का 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। देखो सिंपल है, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, क्लास में भी हो चुका है। इसको तुम ऐसे फील कर सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं 2H के साथ। हालांकि यहाँ H2 लिखना चाहिए था क्वेश्चन में। जब 2H के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये और ये ब्रेक कर दो, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तो ये सिंपली बन जाएगा CH3 CH2 और OH। प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, इथेनॉल बन गया, चलेगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ रिफाइनिंग। देखो बाबू, रिफाइनिंग का जो मैथड इसमें नहीं है वो है स्मेल्टिंग। बाकी इलेक्ट्रोलाइसिस, पॉलिंग और लिक्वेशन रिफाइनिंग का मैथड है। स्मेल्टिंग का मतलब होता है ये प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर होता है, ठीक है, एट मेल्टिंग पॉइंट, इसको मेल्ट करवा देते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ओह थोड़ा हम ऊपर कर दिए, इसका आंसर हो जाएगा स्मेल्टिंग। इसके बाद अगर हम बात करें 23 नंबर क्वेश्चन का, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इन एग्जाम्पल ऑफ, याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सब इजी है, ऐसे ही पार करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो डायामैग्नेटिक होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक होता है। निकाल के देख लेना, D नंबर आएगा, क्योंकि 3s2 3d10, तो भाई Zn2+ है, तो ये तो पूरा गया, और D10 पूरा का पूरा भरा हुआ है। समझ गए बात को, तो कहानी खत्म। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो ये क्लियर है। इसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, अब ये बच्चा जानता है ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं। इसके बाद देखो ये आयोडोइथेन को KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, सीधा अल्काइल नाइट्राइल बनेगा ये तुम्हारा, मतलब साइनोइथेन सॉरी ये CH3 CH2 CN वाला जो केस है ये बन जाएगा। सोचना ही नहीं है कुछ इसमें, इसको तुरंत आगे बढ़ाना हमारा। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओहो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रेशन का मतलब हो गया रिएक्शन विद किसके साथ, वाटर। तो भाई ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाएंगे, तो जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो देखो ये जो OH होगा ये अटैक करेगा इस पर, मार्कोनिकोव रूल लगेगा। बहुत बच्चा मिस्टेक करके OH को यहाँ इस CH2 पर लगा देगा, ठीक है। बहुत बच्चा यहाँ मिस्टेक करेगा और इस CH2 पर लगा देगा, बट यहाँ नहीं लगेगा, मार्कोनिकोव रूल लगेगा। ये बन जाएगा CH3 CH3, क्योंकि H जो है वो यहाँ आ जाएगा, और ये OH। मार्कोनिकोव रूल, रिच बिकम रिचर रूल। नहीं पता तो ऑर्गेनिक गुरु चैनल सब्सक्राइब करो, देखो भाई काहे नहीं देख रहे हो। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्या है क्वेश्चन, ये रिएक्शन कौन सा है। देखो ये कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन में ही हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड का कंसनट्रेटेड NaOH से, तो 1 मोल बनता है हमारा अल्कोहल और 1 मोल उसी का सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। KOH के प्रेजेंस में CH3OH के साथ रिएक्शन आपको NCERT में गिवन है, आप देख लेना। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन CH3NH2, भाई सिंपल है, CH3NH2 का बात हो रहा है, ठीक है। देखो ये है CH3NH2, नाइट्रोजन के पास फिलहाल 3 सिग्मा बॉन्ड साफ साफ नज़र आ रहा है। और उसके बाद अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 प्लस मोनोवैलेंट का 3 ले लेंगे तो 5 3 8 हो गया, 8/2
4 हो गया, तो ये sp3 आ गया। आपको लगता है सर ये कंसेप्ट कहाँ से लाए sp3 वाला? ठीक है, तो ये कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक तुम देख लेना, क्लास 11 का हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो मेरा यूट्यूब पर अपलोडेड है। देखो एमाइड को कन्वर्ट किया जा रहा है एमीन में, इसके लिए इकलौता मेथड है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं, यहाँ थोड़ा शॉर्ट लिखा है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल अमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। देखो ये N2 होगा, मिथाइल अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा के और हम लोग BDSE बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो आप देख लेना वहाँ N2 निकलता है। द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, देखो सुक्रोज को जब कराएंगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा, ये भी बच्चा टाइप क्वेश्चन मिला आपको। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन ह्यूमन बॉडी इज ग्लाइकोजेन। ठीक है, जो फास्टिंग के दौरान हम लोग को एंजाइम जो होता है वो ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। 34 नंबर है इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया। मलेरिया के ये क्यूनिन होगा, इसका आंसर क्यूनिन होगा। ठीक है, इसके बाद बैकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पॉलीमर का है ये। और इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये कंप्लीट हो गया। तो बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखो हम समझा के तुम लोग को बनाए तो मेरा ऑलमोस्ट 21 मिनट का वीडियो बना है, जबकि समझा के बनाए हैं। तब अगर ऐसे ही बनाते चले जाते हैं, सिर्फ आंसर के टिक करना होता तो काफ़ी जल्दी होता। हालांकि तुम बोलोगे कि सर आप टीचर हैं ना तो इसलिए जल्दी हो गया, लेकिन बात ऐसा नहीं है। आप भी अगर अच्छे से पढ़े रहिएगा तो इसको बढ़िया से सोल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल में हम सोल्व करते हुए आपके सामने आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और सारे जितने भी सेट आएंगे उन सारे सेट्स का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका हम वीडियो लेक्चर बना करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। तो भाई ज़रा कुछ हेल्प मेरा भी कर दो, ऑर्गेनिक गुरु YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त। ठीक है, आइला सब्सक्राइब, ठीक है। तो ऑर्गेनिक गुरु YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, समझ गए बात को। तो चलो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।